वीडियो की शुरुआत में मैं अपने बचपन की एक बात आपको बताता हूँ। बात तब की है जब हम लोग 9th और 10th में थे। उस दौरान स्कूल तो कम जाते थे क्योंकि हम लोगों की हाई स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन हम कोचिंग डेली जाते थे। कोचिंग क्लास लेने के बाद दिन भर हम लोग क्रिकेट खेलते रहते थे। ठंडी के दिनों में 10-11 बजे खाना खाकर क्रिकेट खेलने निकलते थे तो सीधे शाम को सूरज डूबने के बाद ही घर आते थे। आप में से कई लोगों को यह बात पता होगी कि ठंडी के मौसम में बिहार के खेतों में कई किसानों के द्वारा गाजर की खेती की जाती है। तो हम लोग क्रिकेट के ग्राउंड में जिस रास्ते से जाते थे उस रास्ते में गाजर के वो खेत पड़ते थे। और जिस तरह से हर ग्रुप का एक लीडर होता है, हमारे ग्रुप का भी एक लीडर था। क्योंकि हम लोग उस समय छोटे थे, 13-14 साल के बच्चे थे, तो एक 20-25 साल के लड़के को हमने अपना लीडर बना लिया था, क्योंकि बैट और बॉल सब उसी का था। वो लड़का हमें बोलता था कि जाओ खेत से गाजर तोड़ कर ले आओ, तो हम खेत से गाजर तोड़ने जाते थे। खेत हमारा नहीं था, किसी और का था, लेकिन चूंकि लीडर ने बोला है तो गाजर तोड़ के लाना है। फिर वो बोलता था कि अब इस गाजर को धो कर लाओ, हम गाजर को धोकर लाते थे। फिर वो सब में बराबर बराबर गाजर बांटता था और हम सब बैठकर खाते थे। इसके बाद वो अपनी धौंस जमाते हुए ये कहता था कि देखो मेरे साथ रहोगे तो ऐसे ही ऐश करोगे। गर्मी के दिनों में भी ऐसा ही होता था। उसके कहने पर हम कच्चे आम तोड़ कर लाते थे, उन कच्चे आमों को छीलते थे, उनको चाकू से काटते थे, उसमें मिर्च, नमक और अचार डालकर सलाद टाइप का एक बनाते थे और बगीचे में बैठ के खाते थे। वो सारे काम हम खुद करते थे, वो कुछ नहीं करता था। और हमें वास्तव में यह लग रहा था कि हम मजे कर रहे हैं। उस समय इतनी बुद्धि नहीं थी जो हमें बता पाए कि सारे काम हम कर रहे हैं, असल में मजे तो बस वो कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि एक तरह से अनजाने में ही सही, लेकिन उस लड़के के लिए हम एक प्राइवेट आर्मी की तरह काम कर रहे थे। उस काम के बदले में हमें बैट और बॉल से खेलने को मिलता था, और बैट और बॉल देने के बदले में उस लड़के के पास 7-8 लड़कों का एक ऐसा ग्रुप था जो उसके कहने पर दूसरे के बगीचे से आम और दूसरे के खेत से गाजर तोड़ कर लाता था। ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि इसी का एक बड़ा वर्जन हमें इस समय इंटरनेशनल लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता साइन किया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सऊदी के मोहम्मद बिन सलमान इसके लिए सेरेमोनियल फोटो भी खिंचवा रहे थे। इस समझौते में कहा गया कि एक देश पर हमला दोनों देशों पर अटैक माना जाएगा। असल में ये जो समझौता हुआ यह कोई अचानक हुआ समझौता नहीं है, इसलिए इसको देखकर कोई आश्चर्य भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत लंबे समय से बातचीत चल रही थी। आश्चर्य इसलिए भी नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि आखिर हैं तो दोनों ही उम्मा के देश। लेकिन यह समझौता दिखने में जितना बड़ा लग रहा है उतना बड़ा ये है नहीं। पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए वही भूमिका निभाएगा जो भूमिका बचपन में हमने बैट बॉल वाले उस लड़के के लिए निभाई थी। सऊदी अरब और पाकिस्तान का यह जो डिफेंस पैक्ट है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। पूरा मिडिल ईस्ट आज जो हमको देखने को मिलता है, यह एक समय पर अरबों का बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। लेकिन उनके साम्राज्य की एक विशेषता थी, उनके पास सेना तो बहुत बड़ी थी, लेकिन वह सेना अरबी मूल के लोगों की नहीं थी। वे लोग जहां आक्रमण करते थे वहां खूब लूटपाट करते थे। इस वजह से उनके पास पैसा तो बहुत था, और उसी पैसे के दम पर अरब सुल्तानों ने प्राइवेट आर्मीज हायर किया, जिन्हें आज के ज़माने में मर्सिनरीज कहा जाता है। ममलूक शब्द आपने सुना होगा। अरबों की सेना में ममलूक भी बहुत हुआ करते थे, यानी वैसे लोग जो अरबी मूल के नहीं हैं लेकिन अरब की सेना में अब काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपने हब्सी वर्ड सुना होगा। वैसे तो आमतौर पर अफ्रीकन मूल के लोगों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन चूंकि मैं इतिहास की बात कर रहा हूं इसलिए मैं बता रहा हूं कि यह शब्द ओरिजिनली उन लोगों के लिए उपयोग में लाया जाता था जो अफ्रीका के लोग अरबों की सेना में प्राइवेट आर्मी के रूप में काम करते थे। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये बात समझ में आ सके कि अरबों का जो साम्राज्य था उनके पास अकूत धन था, अकूत संपत्ति थी, इसलिए वह खुद कहीं भी लड़ने की बजाय प्राइवेट आर्मी हायर करते थे और वह प्राइवेट आर्मी उनके लिए लड़ती थी। और यह चीजें सिर्फ प्राचीन इतिहास में ही नहीं दिखेंगी, बल्कि आप हाल के 50-60 वर्षों तक पहले चले जाइए, आपको यही चीजें देखने को मिलेंगी। तो पाकिस्तान भी एक तरह से वही काम करने जा रहा है जो कभी ये जंगजू किया करते थे। 1979 में सऊदी अरब के ग्रैंड मस्जिद में एक विद्रोह हुआ। विद्रोहियों के एक समूह ने मक्का की पवित्र ग्रैंड मस्जिद पर कब्जा कर लिया, और सऊदी अरब की सेना इस सीज को नहीं तोड़ पाई। तो सऊदी अरब ने कई देशों से सैनिकों को बुलाया, पाकिस्तान से भी बुलाया। पाकिस्तान के जनरल जियाउल हक को सऊदी ने बोला कि आप अपनी सेना भेजिए और इस विद्रोह को संभालिए। तब भी बड़ी संख्या में पाक फौजी सऊदी अरब भेजे गए थे। ठीक ऐसी ही एक घटना ईरान और इराक के युद्ध के दौरान भी देखने को मिली। कई रिपोर्ट्स यह बताती हैं कि ईरान और इराक के बीच जब युद्ध चल रहा था तो उस युद्ध के दौरान सऊदी अरब खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता था ताकि सऊदी तक उस युद्ध की आंच ना आए। और अपने प्रोटेक्शन के लिए सऊदी ने किसकी ओर देखा? पाकिस्तान की ओर। कहते हैं कि उस समय में भी लगभग 20,000 पाकिस्तानी फौज के जवान
सऊदी अरब में तैनात रहे थे। इसके बाद जब मौका 1990 में खाड़ी युद्ध का आया, तब भी हजारों पाकिस्तानी सेना के जवान सऊदी अरब में तैनात रहे। यानी पाकिस्तानी फौज लगातार भाड़े के फौजियों की तरह सऊदी अरब के लिए काम करती रही है। और ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आपको याद होगा, पाकिस्तान फौज के एक मुखिया हुआ करते थे, जनरल राहिल शरीफ। 2017 में वो रिटायर हो गए थे। क्या आपको पता है आजकल वो क्या करते हैं? राहिल शरीफ सऊदी अरब द्वारा बनाई गई एक काउंटर टेररिज्म यूनिट के मुखिया हैं और पिछले 8 साल से वो यहीं पर नौकरी कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान का फौजी फौज में रहने के समय और रिटायर होने के बाद भी शाही परिवार की चाकरी करने जाता है। और सिर्फ AK-47 लेकर लड़ने वाले फौजी ही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट भी सऊदी अरब के लिए काम करते रहे हैं। 1969 में यमन पर हमला करने के लिए भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान के पायलट्स ही बुलाए थे। लेकिन आपके मन में एक प्रैक्टिकल सवाल उठ रहा होगा कि आखिर अरबों डॉलर के हथियार खरीदने वाला और लाखों की फौज रखने वाला सऊदी अरब पाकिस्तान पर इतना क्यों डिपेंडेंट है? इसको समझने के लिए आपको सऊदी अरब को समझना पड़ेगा। सऊदी अरब में राज परिवार 1930 के बाद से ही शासन कर रहा है और अब तक वह लोकतांत्रिक क्रांतियों से लेकर 1979 की इस्लामिक क्रांति और 2011 की अरब स्प्रिंग तक से बचा हुआ है। यानी राज परिवार किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण कुर्सी बचाए हुए है और उसकी कुर्सी बचने में सबसे बड़ा रोल है वहां की कमजोर सेना का। सऊदी परिवार नहीं चाहता कि कभी उसकी फौज इतनी मजबूत हो जाए कि उसकी गद्दी के लिए खतरा हो जाए। अरब देशों के इतिहास में ऐसा कई बार हो चुका है जब सेनाओं ने राजाओं को गद्दी से उतार दिया है या किसी क्रांति के समय राजा का साथ सेनाओं ने छोड़ दिया है। तो एक तरह से सऊदी अरब की जो कमजोर सेना है वह सऊदी अरब के लिए फायदे का सौदा है। लेकिन समस्या यह भी है कि भाई सऊदी अरब को सुरक्षा भी तो करनी है अपनी, उसको सेना तो चाहिए ही। अब चाहे इजराइल हो या फिर यमन के हाउदी रिबल्स हो, इन सबसे सऊदी अरब को तो खुद को बचाना ही है। इसके अलावा एक बड़ी समस्या आंतरिक विद्रोह की भी है। अगर सऊदी में आंतरिक विद्रोह हो जाता है तो उस स्थिति में आंतरिक विद्रोह को कौन दबाएगा? सेना ही तो दबाएगी। तो अब यहाँ पर डायलेमा है। अगर सऊदी की सेना मजबूत होती है तो सऊदी के राज परिवार के लिए खतरा है, और अगर सेना कमजोर होती है तो सऊदी में हो रहे आंतरिक विद्रोह को सेना दबा नहीं पाएगी। तो इस डायलेमा का सॉल्यूशन इसमें ढूंढा गया कि पाकिस्तानी फौज को हायर किया जाए, एक ऐसी फौज जो गुलामी भी करेगी और शासक बनने का सपना भी नहीं देखेगी। लेकिन अब दूसरे प्रैक्टिकल प्रश्न का समय है। आपके मन में यह सवाल भी उठेगा कि सऊदी अरब के लिए लड़ने भला पाकिस्तानी फौजी क्यों जा रहे हैं? उनको मार ही अगर खानी है तो भारतीय सेना या फिर तालिबानी और बलोच के लड़ाके तो हैं ही। लेकिन इसके जवाब के लिए आपको वापस से बचपन की उस कहानी पर लौटना पड़ेगा। हम लोग बैट बॉल वाले उस लड़के के लिए गाजर उखाड़ कर लाते थे, आम तोड़ कर लाते थे, ये सब काम करते थे। लेकिन बदले में हमें क्या मिलता था? बदले में हमें बैट बॉल से खेलने को मिलता था। और ठीक वही स्थिति पाकिस्तान पर भी लागू होती है। पाकिस्तान को वह चीज़ मिलती है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ज़रूरत है, और वह है पैसा। जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी, सऊदी अरब ने दिल खोल कर उसको पैसा दिया। यदि पिछले 3-4 सालों की बात की जाए तो 2021 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 बिलियन का ग्रांट दिया था। 2023 में $2 बिलियन की मदद पाकिस्तान को दी गई थी। इसके अलावा 2019 में तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान के $20 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की थी। इन सीधी हेल्प्स के अलावा पाकिस्तान को सऊदी अरब के द्वारा तेल पर या व्यापार पर भी कई और तरह की छूटें भी दी जाती हैं। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि यह जो पूरा समझौता है, इसे सिर्फ एक लाइन में इस तरह से बयां किया जा सकता है कि सऊदी अरब जैसे अमीर देश को अपनी सुरक्षा करने के लिए एक प्राइवेट आर्मी चाहिए थी, एक मर्सिनरी जैसी व्यवस्था चाहिए थी, और उसने अपने आसपास नज़र घुमाई और देखा कि पाकिस्तान जैसा पूरा देश ही मर्सिनरी बनने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो इस बात को डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकली करेक्ट बनाने के लिए एक डिफेंस पैक्ट का नाम दे दिया गया है। अब इस समझौते की एक बड़ी बात है जिस पर खूब चर्चा हुई है, वह बात यह है कि अगर एक पर हमला हुआ तो दोनों पर हमला माना जाएगा। लोगों का यह कहना है कि अगर पाकिस्तान पर हमला भारत कभी करता है तो हो सकता है सऊदी उसके लिए आके लड़े। वैसे समझौते के कागज पर तो यही लिखा हुआ है, लेकिन ये बड़ी इम्प्रैक्टिकल बातें हैं। भारत से अगर पाकिस्तान की कभी लड़ाई होगी भी तो सऊदी अरब के सैनिक पाकिस्तान की तरफ से पंजाब और कश्मीर की सीमा पर आकर लड़ने नहीं आएंगे। एक पर हमला होगा तो दूसरे पर हमला समझा जाएगा। इस तरह की लाइनें अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए डाली जाती हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब का यह जो नया समझौता है, यह दिखने में चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन पैक्ट के अंतर्गत पाकिस्तान उसी तरह से गाजर उखाड़ कर लाएगा, उसी तरह से आम तोड़ कर लाएगा, और पाकिस्तान को लगेगा कि वो मजे में है। लेकिन जब वो बड़ा होगा तो उसे भी एहसास होगा कि असली मजे तो सऊदी अरब के थे।